Okay, so let's start the session. If nobody will join or somebody will join later, we will mail you और WhatsApp ग्रुप में मैं आप लोगों को लिंक रिकॉर्डिंग लिंक भेज दूंगा, ठीक है ना? Let's start with the session. What we have done with your classmates in the morning session, we are just going to repeat that. So let's start with Java. Why we are going to study Java. Fine. So before going into detail कि Java जो है वो उसका हिस्ट्री क्या था, वो आया कैसे, है ना, उसको किसने डेवलप करा, कैसे उसका पहला वर्जन जो है वो पब्लिकली इम्प्लीमेंटेड हुआ, उससे पहले हम जानते हैं कि हम इसको क्यों पढ़ें, व्हाट आर द रीजंस जिसके कारण इसको इतना ज़्यादा जो है पॉपुलैरिटी मिली, ठीक है ना? तो देर आर टू रीजंस बेसिकली, एज यू कैन सी द स्लाइड ऑल्सो, कि there are some trouble with C or C++, and those troubles were that they were not portable enough, and they were not platform independent languages. So there are two things: portable and platform independent thing. So we will discuss it right now only. What portability means, what platform independent language means. Fine. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोर्टेबिलिटी. पोर्टेबिलिटी अगर हम ऐसा बोलते हैं, कभी आपने डेली लाइफ में देखा होगा, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ पोर्टेबिलिटी? विच इज मूवेबल, आई मीन विच कैन बी कैरी इजिली. ये सारे जो है डिक्शनरी मीनिंग है पोर्टेबिलिटी के. सेम यहाँ पे देखो कि कैसे इसको इसने इम्प्लीमेंट करा है. यहाँ पे पोर्टेबल का ये मतलब है कि आप इसको सपोज करो कि लिनक्स में बनाते हो, या फिर आप इसको जो है मैक में बना लेते हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको जो है वो आईफोन पे बना लेते हो, आप जो है इसको विंडोज़ पे कोड कर लेते हो. सपोज करो कि आपने जावा में कुछ हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा, आपने वही प्रोग्राम सी में भी लिखा, सी प्लस प्लस में भी लिखा, लेकिन जो सी और सी प्लस प्लस वाला प्रोग्राम है वो कंपैटिबल नहीं होगा कि अगर आप उसको विंडो में बनाओ और लिनक्स में रन कराओ, लिनक्स में बनाओ और विंडो में रन कराओ. गेटिंग माई पॉइंट? तो ये पोर्टेबिलिटी यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि आप उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोड करो, यू कैन टेक इट इनटू योर पेन ड्राइव and you can travel with it anywhere, and when you want to run it or compile it in any other software other than where you have coded it, it will be run. That's why it is portable, and that's why only it is also platform independent. इसके ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है ये भी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है इसका क्या मतलब होता है? प्लेटफॉर्म का यहाँ पे मतलब है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का यहाँ पे मतलब है मशीन, मशीन का यहाँ पे मतलब है सिस्टम. तो ये सिस्टम इंडिपेंडेंट है, ठीक है? तो इसमें माय पॉइंट इज कि वी हैव स्टडीड कि why it is portable. Now why it is platform independent? Suppose you are same concept, suppose you are coding it into somewhere in some operating system, and you want to run in some other operating system, then it will be run. So the basic concept of Java was, the USP of Java was, unique selling point of Java was, it was like code once and run anywhere, anytime. It also support reusability of the code, but C++ also supported reusability of the code, calling a same function again and again. Fine. So that's the different thing. But प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं था, ना सी था ना सी प्लस प्लस था. Just wait for a while. One of your classmate is messaging me for the link. Pritam Das. So Arpit, will you share the link to him?
सबको आने देते हैं. Many are joining. I have shared link with 2 or 3 people. See, the same link will be working. I will share a day before. Fine. You need to just join it from the same link. So there should be no any confusion. Ask me at that time only. Otherwise, the class would be disturbed. Fine. So why Java is important? There are 2 reasons. जो ये C और C++ से बेहतर है. Actually ये सबसे बेहतर है. Actually ये बहुत सिक्योर है और वेब एप्लीकेशंस में सबसे ज़्यादा आप जब भी देखोगे कोई भी जो सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी दफ्तर या कोई भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री वगैरह की जो वेबसाइट्स होती हैं वो सारे जावा में ही बने हुए होते हैं. दैट्स ओनली बिकॉज दे आर वेरी मच सिक्योर. वो सिक्योर क्यों है ये भी हम डिटेल में देखेंगे कि वो सिक्योर क्यों है. लेकिन सबसे पहले जो है ये चीज़ें जानना ज़रूरी थी कि वो कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जो कि C++ और C से जावा को अलग बनाता है. तो see, if you have gone through with advanced C, right, in the last sem, so I am supposing that everybody knows a C concept, right? So even if we are not going through with C++, it can be covered while going through the Java syllabus only. C++ will be covered into this only because there is a class and object concept. C++ जो है वो आपका अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो इसमें दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर वो आपका पढ़ा हुआ है तो आपको ये बहुत आसान लगेगा क्योंकि जो C++ है वो सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. ठीक है, अब ध्यान से सुनो. अभी तुम लोग को ना क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों ही नहीं पता है कंसेप्ट, तो ये मैं तुमको बाद में बताऊंगा कि वो सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है जब मैं क्लास और ऑब्जेक्ट थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं तुम्हारे साथ आने वाले स्लाइड्स में. अभी आपको ये जानना जरूरी है कि जो C++ है वो सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और जो जावा है वो फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फुली मशीन डिपेंडेंट है एंड फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. फाइन. It is basically based on objects only. And what are those objects? How to form the class? How object can together make a class? ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. फाइन. So let's move to the next slide. आपको इस स्लाइड का जो समरी है वो ये है कि जो जावा है वो इसलिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है और वो सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पास 2 रीजंस हैं. एक तो ये मशीन इंडिपेंडेंट है यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. दूसरा ये C और C++ से बेहतर इसलिए है क्योंकि ये पोर्टेबल भी है. फाइन. थर्ड वन, पोर्टेबिलिटी के अलावा सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हम जावा को किसी और लैंग्वेज से बेहतर बता रहे हैं या फिर अगर हम जावा में काम करना चाह रहे हैं. दैट्स वाई अगर तुम्हारा इसमें मन लग गया तो तुम फिर जावा में ही काम करना चाहोगे. फाइन. तो और लॉजिक्स जो हैं वो सारे C++ के हैं और C++ जो है वो C के लॉजिक्स पे काम करता है. जहां पे आपने C में स्ट्रक्चर खत्म किया था वहीं से क्लास और ऑब्जेक्ट का शुरू होता है. आपको याद है जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपने उसमें देखा होगा कि आपने अलग अलग ब्लॉक्स बनाए थे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के जिसमें अलग अलग डेटा टाइप्स होते थे और फिर आप उसको एक्सेस करते थे और फाइनली अपना एक प्रोग्राम बनाते थे जिसमें अलग अलग डेटा टाइप्स के यूज करने के बाद एक फाइनल प्रोग्राम बनता था. फॉर एग्जांपल बुक का अगर हम बात करें कि बुक का ऑथर कौन है तो ऑथर जो है वो स्ट्रिंग में होगा, पेज नंबर जो है वो इंटीजर या फ्लोट में होगा एंड सो ऑन. ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि हमें बार बार जो है वो लोकल ब्लॉक्स बनाने पड़ते थे सबके लिए अलग अलग. सिमिलरली वहां से एक कंसेप्ट आया कि क्यों ना हम एक ऐसा लैंग्वेज बनाएं जिसमें जो है हम क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट बनाएं और उसमें जो है डिफरेंट नहीं सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट का एक क्लास बनाए, फिर दूसरा क्लास जो है सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट का बनाए एंड सो ऑन. उससे जो एक्सेस है हर क्लास की वो थोड़ा बेहतर हो जाता है, थोड़ा सिक्योर हो जाता है और जावा में उससे भी ज्यादा सिक्योर हो जाता है. ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर को याद करो तो आप समझ में आएगा आपको कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है. मैं आपको क्लास और ऑब्जेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट राइज अप होए. सपोज वर्चुसा जो है वो तुम लोगों का क्लास है. ठीक है, तो हम अगर बना रहे हैं एक क्लास तो क्लास स्पेस वर्चुसा लिखते हैं और तुम सारे लोग जो हो इंक्लूडिंग मी उसके ऑब्जेक्ट्स हैं. तो सपोज करो कि मेरे को किसी का नंबर और उसका मार्क्स डिस्प्ले कराना है तो हम जो है उस ऑब्जेक्ट का नाम देंगे
और उस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, नंबर, क्योंकि जो तुम्हारा बिहेवियर है, जो तुम्हारा स्टेट है, वही तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। तो अगर तुम जो मार्क्स ला रहे हो वो ऑब्जेक्ट है, और जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो किसका हो रहा है। मान लो कि हमें अभी स्क्रीन पे मेरे को दिख रहा है नेम अर्चित, अर्पित, अश्विनी, तो ये सारे जो हैं वो फंक्शन के नेम है। तो जब आप कॉल करोगे तो आप अर्चित को कॉल किया तो फंक्शन का नाम डॉट ऑब्जेक्ट का नाम, फंक्शन डॉट ऑब्जेक्ट, ओबीजे डॉट फंक्शन। तो वो ऑब्जेक्ट जो है उसको जाके स्पेसिफाई करता है और उसके मार्क्स को वहां पे डिस्प्ले करता है, एंड सो ऑन। यहाँ पे सिर्फ इतना ही जानना है आपको कि जो क्लास है वो सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। फाइन। अब वर्चुसा अगर क्लास को हम कॉल करते हैं तो वर्चुसा के बच्चे का ही रिकॉर्ड आना चाहिए। दैट्स वाई सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट मेक अ क्लास। ऐसा नहीं है कि वहां पे सेक्शन 1 2 या 2 3 या 4 5 आ जाए। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लास। क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टेंस होता है, आपको बस इतना दिमाग में रखना है और रिकॉल करना है स्ट्रक्चर को। फाइन। अब यहाँ पे आई बात सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि जावा के अंदर कॉल बाय रेफरेंस नहीं चलता। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं और जो कि आपको बस इंटरेस्ट राइज अप के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी हम सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे अभी। और ये जो कोर्स मटेरियल है, जो भी नोट्स मैं बना रहा हूँ, ये आपको चॉकपैड पे या आपके ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। फाइन। तो अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो मैंने ये बोला कि जब आप कभी काम करते हो जावा में, तो आप कभी भी कॉल बाय रेफरेंस जो है वो यूज नहीं करते हो, क्योंकि आप यू आर नॉट अलाउड टू यूज दैट। फाइन, उसमें वो सुविधा अलाउ नहीं होती। कॉल बाय रेफरेंस का मतलब है कि जावा में कोई पॉइंटर यूज नहीं होता, एंड दिस इज द ओनली रीजन जावा इज मच मोर सिक्योर देन अदर्स। क्योंकि कोई आउटसाइड जो है उसको बाय रेफरेंस के साथ आपके क्लास के अंदर नहीं घुस सकता। वर्चुसा के अंदर वर्चुसा के बच्चे ही रहेंगे। फाइन। अगर कोई दूसरा जो है उसका एक्सेस मांगेगा तो उसको वर्चुसा का एक्सेस नहीं मिलेगा। इट्स लाइक ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। Now you are getting my point. Why class and object making the program much more secure? It is very much like a compact thing. Fine. Encapsulating things. We are encapsulating one block and separating it from other block and so on. Fine. तो the main reason कि Java secure है क्योंकि इसके अंदर pointer use नहीं होता। pointer use नहीं होता तो call by reference का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये हमारा point था बस समझने का। अब हम चलते हैं next slide पे। फाइन। अब जो तुम्हारा ये सब्जेक्ट बोलता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो देखो हमारे टाइम में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन C++ भी होता था। पहले हम वो पढ़ते थे, फिर हम जावा पढ़ते थे उसके अंदर ही 1-2 यूनिट। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा है कंप्लीटली, सारे सेक्शंस का। तो कंसेप्ट में कहीं कोई चेंज नहीं होएगा। सिंटेक्स में चेंज होता है, आइडेंटिफायर में चेंज होता है, इन कीवर्ड्स में चेंज होता है। फाइन। जो क्लास वहां तुम बनाते थे उसमें जो क्लास बनता था उसके सिंटेक्स में चेंज होगा, और जो यहाँ का क्लास बनेगा उसके सिंटेक्स में चेंज होगा। वो चीजें हम कल देखेंगे जब हम दोनों का एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता क्या है। ठीक है, जैसा आप स्लाइड पे देख रहे हो, इट इज रिटन हियर, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट। ये हमने पहले आपको बताया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स वी ऑर्गेनाइज आवर सॉफ्टवेयर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर इनकॉर्पोरेट्स बोथ डेटा एंड बिहेवियर। अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि हम कुछ ऐसे तरीके से काम करते हैं कि जावा के अंदर जो है वो सब चीजें जो हैं वो ऑब्जेक्ट ही है, अगर हम जावा की बात करें तो। ठीक है, इट इज कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, क्योंकि जो क्लास और ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी कोड क्लास के बाहर नहीं लिखा जाएगा जावा के अंदर। अब समझना मेरी बात को, जावा के अंदर जब तुम मेन प्रोग्रामिंग से पहले क्लास बनाते हो, उसके बाद वॉइड मेन जैसे सी में शुरू करते थे, यहाँ पे भी करोगे, तो उस क्लास के बाहर कोई भी कोड नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज मच मोर सिक्योर।
That's why it is completely object oriented, and why C++ is सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि वहां पे क्लास के बाहर भी कोडिंग होती है, बट यहाँ पे वो चीज अलाउ नहीं है। अब देखो, मैंने अभी 2 स्लाइड पहले तुम्हें ये बताया था कि अगर सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करें, मतलब वर्चूसा में वर्चूसा के ही बच्चे बैठेंगे, लेकिन वर्चूसा के जो बच्चे हैं या फिर जो टीचर हैं, वो जरूरी नहीं है कि उनका बिहेवियर भी सेम हो, जरूरी नहीं है कि उनका डेटा भी सेम हो, यानी कि उनका प्रोफाइल या फिर उनका रिकॉर्ड या फिर उनको कितने बच्चों को इवेलुएट करने के लिए दिया गया है, डेटा में सब कुछ आ गया, ठीक है। दैट्स वाई आप यहाँ स्लाइड पे देखोगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फाइन, हम एक क्लास बनाते हैं जहां पे अलग अलग जगह से अलग अलग बच्चे हैं, बट वो सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने क्यों कहा था, क्योंकि वो वर्चुसा के बच्चे हैं, बाकी उनका डेटा यानी कि उनका डिटेल और उनका बिहेवियर, लाइक वो कितने मार्क्स ला रहे हैं, लाइक वो अटेंडेंस कितना कर रहा है, लाइक अगर जरूरत पड़े तो वो कॉलेज यूनिफॉर्म में है या नहीं है, एंड ये सारी चीजें जो हैं वो बिहेवियर में आ गई, फाइन, और जो डिटेल है वो डेटा में आ गया, तो इनकॉर्पोरेट्स विद डेटा एंड बिहेवियर, समझो इस बात को, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग सोर्स से हो सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर क्लास के लिए दोज आर कंसीडर्ड टू बी सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइन। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द मेन थिंग, अगर तुम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हो या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी, टेक्निक, मेथडोलॉजी की बात करते हो, तो ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है या फिर मेथडोलॉजी है जो कि सिंपली 5 रूल्स पे बेस्ड है। आपके स्लाइड पे 6 रूल्स हैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट और क्लास अलग अलग शो हो रहे हैं, बट वी आर कंसीडरिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल concept, fine। If there is a class, there should be some object. If there is a class, there should be some students, something like that. You can relate it like that for now only। धीरे धीरे तुम जब उसके कोडिंग लिखोगे, सिंटेक्स लिखोगे, तुम्हारे को ये क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। और फिर तुम्हारा मन नहीं होगा कि मैं बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के कोई प्रोग्राम बनाऊं। तो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट और क्लास का कंसेप्ट, फाइन। अब देखो, जो इसके बाद ऑब्जेक्ट और क्लास का कंसेप्ट खत्म होने के बाद है पाई, पाई कंसेप्ट, पाई और ए। आपको याद ऐसे ही रखना है कि ऑब्जेक्ट एंड क्लास इज द फर्स्ट कंसेप्ट, देन पाई, पी फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, आई फॉर इनहेरिटेंस, ई फॉर इनकैप्सुलेशन एंड ए फॉर एब्स्ट्रैक्शन, फाइन। अब ये सारे जो हैं उसका मैं शॉर्ट डिटेल देता हूं तुमको, अभी उसको डिटेल में नहीं जाना, लेकिन थोड़ा थोड़ा जान लो कि होता क्या है। जैसे तुमने क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में जाना है, द पाई कंसेप्ट इज पी फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब मेनी, मॉर्फिज्म मतलब नेम, मॉर्फ, तो मेनी नेम्स मतलब कि फंक्शंस के कई नाम हो सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म में ये होता है कि कंकरेंटली कई फंक्शंस एक साथ कॉल हो जाते हैं साइमल्टेनियसली, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। दैट इज अलाउड इन जावा ओनली, फाइन। It's also called multi-threading. That's only possible due to polymorphism concept. That's also called multi-threading. Thread matlab programs. Small programs are called thread, and when small programs are run simultaneously one by one or concurrently at the same time, they are called multi-threading, यानी कि multitasking, यानी कि polymorphism, यानी कि many एक फंक्शन के कई नाम होंगे और वो अलग अलग जो है वो डेटा और मेथड्स को कंटेन करेगा। तो जब जब तुम उस फंक्शन को कॉल करोगे, तो सपोज करो कि पहली बार जब कॉल किया तो हमने उसको एडिशन के लिए कॉल किया, दूसरी बार कॉल किया तो सेम फंक्शन को हमने सब्सट्रैक्शन के लिए कॉल किया, एंड सो ऑन, फाइन। तो इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। देन द कंसेप्ट ऑफ पाई इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, फाइन। ये हम भी जानते हैं कि ही हैज गॉट दिस क्वालिटी फ्रॉम हिज फादर और फ्रॉम हिज ग्रैंडमदर और फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, ऐसा बोलते हैं ना हम। उसमें यही होता है कि he got inherited these qualities, right? Whether it is good quality or bad quality, that doesn't matter. It's like feature का inherit होना from grandparent to parent and parent to children. So that's called inheritance. जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में ये समझाया था कि it is fully dependent
sorry, it is fully machine independent and it is fully object oriented language which is Java. That's only because जो कोड होते हैं वो उसके ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, जो क्लास होता है उसके ऑब्जेक्ट्स के द्वारा ही एक्सेस होता है, और क्लास के बाहर की चीजें जो है वो अनऑथराइज्ड होती हैं उस क्लास के लिए। क्लास के बाहर की चीजें अनऑथराइज्ड होती हैं उस क्लास के लिए। तो हम क्या करते हैं कि जो जितनी भी कोडिंग जावा के अंदर होती है वो विद इन द क्लास होती है। जैसे एक ग्लोबल क्लास बन गया, मान लो पब्लिक स्टैटिक नाम से मोस्टली जो है जनरली वो बनता है, तो जितनी भी कोडिंग होगी वो उसके अंदर ही होगी, उसके बाहर नहीं होगी। अगर मान लो तुम्हें जरूरत पड़े कि चलो अगर कोई क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है और उसको वो एक्सेस करना चाहता है, जैसे सी प्लस प्लस में एक कंसेप्ट था फ्रेंड फंक्शन, तो उसका फ्रेंड बनता था, उसके बाद एज अ फ्रेंड वो विदाउट गेटिंग फेमिलियर विद दैट पर्टिकुलर क्लास और उसके चीजों को एक्सेस कर पाता था। दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड फ्रेंड फंक्शन। एंड इन दिस केस इट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में एक सुपर क्लास होगा, उस सुपर क्लास का जो होगा वो सब क्लास बनेगा, और वो सारे सब क्लासेस जो हैं वो एक्सेस कर पाएंगे उस सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट्स को, है ना। तो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा एंड इट्स अ I mean strength of Java. So it makes it much more secure and all. So inheritance is very much necessary to inherit some class quality into some other class or into some other object which is not being the member of that class. It's just like that. तो inheritance का मतलब यहाँ पे यही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल इनहेरिटेंस होता था, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता था किसमें, सी प्लस प्लस में। इसमें भी देखेंगे हम कि इसमें और कौन कौन से इनहेरिटेंस होते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता था कि जब दो पेरेंट्स की क्वालिटी सिंगल चाइल्ड के अंदर आए, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है, हम लोग यानी हमारे जो मम्मी है हमारे पापा हैं, उन दोनों की क्वालिटीज कुछ ना कुछ अच्छी बुरी वो है हमारे अंदर, वो फीचर्स हमारे अंदर हैं। दैट्स कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी कि दो क्लास मिलके दोनों क्लास की क्वालिटी, यानी उस दोनों क्लास को अगर कोई एक ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाए, दैट्स कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। एंड देयर आर सो मेनी, सो वी विल डिस्कस इट लेटर ओनली। यू नीड टू नो basics of what is object, what is class. We know that class is a collection of object is an instance of the class. The second thing is pi, in which p comes first, that is polymorphism, yani many names. Then there is inheritance, inherit the quality from one class to other, or accessing of a class by an object which is not being the member of that particular class. Then there is a encapsulation. The third one of pi is encapsulation. इनकैप्सूल करना मतलब होता है बांध देना, लपेटना। इनकैप्सुलेट करना मतलब पैकिंग करना। तो सपोज करो कि तुम किसी कोड को जो है, क्योंकि जावा इतना सिक्योर इसलिए है कि किसी क्लास को तुम इनकैप्सुलेट कर लिया और उसको सेपरेट कर दिया तुम दूसरे क्लास से एंड तीसरे क्लास से एंड सो ऑन, तो एक क्लास का जो इंटरप्शन है वो दूसरे क्लास में नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसको इनकैप्सुलेट कर दो ताकि उसको कोई देख ना पाए, ताकि वो शेयर ना हो पाए पर्टिकुलरली, दैट इज मींट फॉर द पर्टिकुलर क्लास ओनली। फाइन, दैट्स कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल बनाना, ठीक है। और कैप्सूल के अंदर क्या होता है, याद क्या रखना है अपने को, जब हम इंफॉर्मेशन को, जो कैप्सूल वाली दवाई होती है उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर होता है जिसको हम खा जाते हैं, है ना, उस कैप्सूल के अंदर दवाइयां होती हैं, मतलब पाउडर में। तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, उसको अपने बॉडी में कंज्यूम करने के लिए हमें उसको इनकैप्सुलेट करके अंदर लेना पड़ता है, क्योंकि वो हो सकता है करवा हो या जैसा कुछ, वैसा ही वही कंसेप्ट यहाँ पे इनकैप्सुलेशन में। फाइन, टू इम्पोर्टेंट आइडियाज, टू इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स, द इम्पोर्टेंट functions should be encapsulated together to make it secure or to make it separate from other blocks or other object or class. Fine. Then there is a concept called abstraction, very important, which is hiding the some part of the program which needs not to be shared with the other. For example, कि जब तुम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से या फिर कुछ भी एज ए एंड यूजर यूज करते हो, सपोज यू आर फिलिंग अ फॉर्म, तो उस फॉर्म के अंदर जो उस बटन के लिए जो कोडिंग की हुई है वो तुम्हें दिखना जरूरी नहीं है। फाइन, तो एप्लीकेशन यूजर से जो चीजें हाइड होती हैं वो एब्स्ट्रैक्शन के हेल्प से होती हैं। तो देखो ये 5 जो फीचर्स थे, ऑब्जेक्ट क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये बनाता है तुम्हारे जावा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रोबस्ट और सबसे ज्यादा सिक्योर।
तो ये इस स्लाइड का पूरा समरी था। इसमें आपको एक बार पढ़ना, कल आप सैटरडे और संडे होगा आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए, एक बार इसको पढ़ना और फिर मेरे से कोई भी डाउट हो कंसेप्ट में तो वापस पूछना। लेकिन अभी मैं कुछ भी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ इंटरेस्ट राइज अप कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे को पता चले कि वाई वी आर लर्निंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जब सब सी में था ही, जब सी प्लस प्लस था ही और सब बढ़िया चल ही रहा था, तो जावा की जरूरत कहाँ पे महसूस हुई? जहाँ पे सिक्योरिटी का लफड़ा था, जहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का लफड़ा था, जहाँ पे पोर्टेबिलिटी का लफड़ा था, है ना, जहाँ पे मशीन इंडिपेंडेंट या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का लफड़ा था, यानी कि आप उसको कहीं भी चलाओ और कहीं भी बनाओ और किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर लो, वेदर इट इज मैक, वेदर इट इज लिनक्स, वेदर इट इज विंडोज, फाइन, आप उसको कहीं पे भी लेके मूव करो इन अ पेन ड्राइव एंड यू कैन मेक इट इन सम सॉफ्टवेयर इन अ पेन ड्राइव एंड यू आर carrying it in a pen drive, and when you are running it on some other software other than where you have made it, it is easily getting run. तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो इसको सारे लैंग्वेजेस से अलग बनाते हैं, फाइन। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, पोर्टेबिलिटी क्यों है इसमें, और ये सिक्योर क्यों है? सिक्योर का तो जो मेन रीजन था वो ये था कि पॉइंटर जावा में यूज ही नहीं होता, अलाउ नहीं है, तो कॉल बाय रेफरेंस का कोई चांस नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच सिक्योर। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर थिंग्स, जैसे कि कोई क्लास है तो उसके अंदर ही कोडिंग होगी, क्लास के बाहर कोई कोड नहीं होता, ठीक है, तो एक्सेस भी नहीं हो सकता है। So these are something, some concepts, some rules which we need to follow, which we need to keep in our mind while learning Java and while coding it. Fine. तो जब मान लो कि आप क्लास के बाहर नहीं कर सकते थे, तो अगर मान लो कभी बहुत ज़रूरी हो जाए कि नहीं इस ऑब्जेक्ट को, इस क्लास का ये मेंबर नहीं है और इसको हमें ना एक्सेस दिलाना है उस क्लास का कि उस क्लास में चल क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वर्चुसा इज अरेंजिंग सम एक्स्ट्रा क्लासेस, सम other people from other classes or your senior or your junior are also getting benefited from that class, तो उनका अनऑथराइज्ड एक्सेस को एक्सेस कब बना सकते हैं हम ऑथराइज्ड? जब हम उसको एक शेड्यूल से जो है वो पढ़ाएंगे आपके साथ कंबाइंड करके, दैट्स कंबाइंड क्लास। दिस इज समथिंग लाइक इनहेरिटेंस, फाइन, कि आपको उसका एक्सेस नहीं था उस क्लास का, लेकिन इनहेरिटेंस के कंसेप्ट यूज करने के बाद सेम प्रोग्राम में आपके पास उसका एक्सेस हो गया है और आप उसको यूज कर रहे हो, फाइन। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अगर इसका समरी आपसे पूछा जाए स्लाइड का, तो आप क्या बोलोगे? इसका समरी ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है, एक मेथड है जिसके ऊपर जावा टोटली बेस्ड है, एक जनरलाइजेशन है। इसमें आप जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके और उनके ऑब्जेक्ट्स के डेटा और बिहेवियर को इनकॉर्पोरेट करते हो, ठीक है। और वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा और बिहेवियर है, लेकिन उसका कोई एक फीचर जो है वो सेम होगा, दैट्स व्हाई इट कंसीडर्ड इनटू द क्लास। तो जो बेसिक कंसेप्ट है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाता है, वो 5 है: ऑब्जेक्ट एंड क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। तो आपको याद रखना है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, पाई एंड ए, ठीक है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, पाई, पी फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, आई फॉर इनहेरिटेंस, ई फॉर इनकैप्सुलेशन, ए फॉर एब्स्ट्रैक्शन। Fine, I'm moving to the next slide. I hope it's all clear to you. Let's move to the next slide. So there are lots of things when you are you will go through with the online tutorial or video lectures. There are lots of things you will be going through with, like when it was developed, like Java, and who developed it, and what was the history of it, and how it was named Java, what was the reason. So I'm going to discuss it on a slide. You can easily read that, but what happened कि आपको ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 95 में आया, ये 1995 में जावा जो है वो रिलीज करा, लेकिन जो जावा है वो 1991 में डेवलप हुआ था सन माइक्रोसिस्टम लैब के अंदर, फाइन।
James Gosling developed it. No issue about that. James Gosling along with some friends, but James Gosling was leading that project. It was developed by James Gosling. सन माइक्रोसिस्टम के फाउंडर हैं वो, और जो को फाउंडर थे वो इंडियन थे. वेरी लेस पीपल नो अबाउट दिस. विनय खोसला. आई हैव रीड इट समवेयर दैट विनय खोसला वाज द को फाउंडर ऑफ सन माइक्रोसिस्टम. फाइन. तो 91 में ये डेवलप हो गया था, लेकिन 95 इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो पहला वर्जन था वो पब्लिकली इम्प्लीमेंटेड हुआ था, रिलीज हुआ था, विच वाज जावा 1.0. अब तो जावा 20 पॉइंट समथिंग आ चुका है. तो जावा 1.0 जो कि 1995 में रिलीज हुआ था, है ना, एज अ कोर कंपोनेंट ऑफ सन माइक्रोसिस्टम. और जावा के पास अपना प्लेटफॉर्म है, उसके कंपाइलर हैं, उसके अपने इंटरप्रेटर हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. देन देयर इज अ thing, the latest release of Java Standard Edition is Java SE8, but which is it's long back story, and right now it is Java 20. Fine. So we will discuss it later when we were gone through with mobile computing or something. देखो, अभी जो मैंने पहले स्लाइड में तुम लोगों से बात करी थी कि राइट वंस एंड रन एनीवेयर, write once and run anywhere, it's the main concept of Java. Fine. और जावा जो है वो प्योरली ये सारे फीचर्स को कंटेन करता है. वी विल गो थ्रू विद ईच फीचर वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ऑब्वियसली यू हैव गॉन थ्रू विद दैट, so let's have a look over it. In Java, everything is in an object that we know. Java can be easily extended since it's based on the object model. Fine. तो जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते जाओगे ड्यूरिंग रन टाइम ऑल्सो यू आर गेटिंग टू एक्सेस ऑफ इट. जितने ज्यादा क्लासेस बनाओ, जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाओ, अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो उनके क्लास भी होंगे. अगर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट बन गया तो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करना क्या होगा, कंफ्यूजिंग होगा. तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, क्लास में तब्दील कर देते हैं. ठीक है. उससे क्या फायदा होगा, जैसे तुम्हारे कॉलेज में, हमारे यूनिवर्सिटी में मेंटरशिप है. कुछ बच्चे के मेंटर कोई हैं, कुछ बच्चे के मेंटर कोई हैं, ताकि हर बच्चे के प्रॉब्लम को हम जस्टिफाई कर पाएं या फिर उनको हम सुन पाएं. दैट्स वाई एक्सेसिबल हो सब कुछ. वही कंसेप्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी, कि हर ऑब्जेक्ट्स कितने सारे भी हों, क्योंकि ये जावा है, क्योंकि एक बटन का कोड भी करोगे तो तुम्हें 20 लाइन 30 लाइन की कोडिंग लिखनी पड़ेगी. तो ये जावा है, तो अगर आपको यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट रखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट्स को, सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक क्लास में बाइंड करके रखना पड़ेगा, फिर दूसरे सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे क्लास में, एंड सो ऑन. जैसे 1 से 10 तक जो रोल नंबर है उनका मार्क्स डिटेल, या फिर सपोज करो कि 60% से ऊपर वाले का मार्क्स डिटेल चाहिए वर्चुसा के, तो वर्चुसा 1 नाम का हमने क्लास बना लिया और उसमें वही बच्चे होंगे ऑब्जेक्ट्स जिनको 60% से ज्यादा है. फिर दूसरा वाला क्लास हमने बना लिया जिसमें 60% से लेस है, एंड सो ऑन. It could be like 80% above and low, 90% above and low, and so on. Fine. So I hope तुम्हारा क्लास और ऑब्जेक्ट का जो है कंसेप्ट क्लियर हुआ हो. ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं उस क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को. क्लास जो है वो समझ लो उसका उसका जो है वो पेरेंट है, और जो ऑब्जेक्ट है वो उसका चाइल्ड है. तो चाइल्ड तभी एक्सेस कर सकता है अपने पेरेंट्स को जब वो ऑथराइज्ड है. फाइन. तो फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर है. दूसरा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ये हमने फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर लर्निंग जावा. So just have a look on the slide. Unlike many other programming languages, including C and C++, when Java is compiled, it is not compiled into platform-specific machine, rather into platform-independent bytecode. This bytecode is distributed over the web and interpreted by the virtual machine called JVM, Java Virtual Machine, on whichever platform it is being run on. तो अभी तक आपको मैंने ये समझाया था कि ये जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्यों है वो अब जान लीजिए. आपको याद होगा, लेट्स रिकॉल द सी कंसेप्ट, क्योंकि तुम लोगों ने सब ऑनलाइन कंपाइलर यूज करते हो, कोड क्वेश्चन यूज करते हो, लेकिन हमारे टाइम पे हम उसको इंस्टॉल करते थे टर्बो को, और उसके अंदर कंपाइलर होते थे सी के, और हम वहां पे प्रोग्रामिंग करके उसको रन करवाते थे. ठीक है.
तो सबसे पहले क्या करते थे कि मान लो कि अगर हमारा प्रोग्राम नोटपैड में भी बना हुआ है तो नोटपैड को डॉट सी के नाम से सेव करते थे ताकि वो कंपाइलर के कंपैटिबल हो, क्योंकि जो कंपाइलर है वो सी का है, तो इट हैज टू बी सेव्ड विद द एक्सटेंशन डॉट सी। देन आफ्टर रीडिंग बाय द कंपाइलर डॉट सी, अगर कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, प्रोग्राम का लॉजिक वगैरह सब सही रहा, देन it will be compiled, or it will be run. After running it will be get converted into executable file, और उस डॉट सी का एक्सटेंशन अपने आप चेंज हो जाता है डॉट exe में, यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल में। फाइन, ये आपको याद होगा, नहीं होगा तो ये आप ध्यान में रखना कि पहले जो प्रोग्राम है वो जाता है, उसके बाद उसमें प्लेन टेक्स्ट के अंदर कोडिंग होती है, कोडिंग जो है वो डॉट सी में सेव होता है, फिर वो कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर उसको डॉट सी प्रोग्राम को रन करवाता है, रन करवाने के बाद वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाता है और उसका एक्सटेंशन जो है वो डॉट exe हो जाता है। फाइन, अब मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे उसी कंसेप्ट को रिकॉल करना है। जावा में ऐसा नहीं होता। जो सी प्लस प्लस और सी में नहीं होता था वो ये था कि उसके पास इंटरप्रेटर्स नहीं थे, सिर्फ कंपाइलर्स होते थे प्रोग्राम रन करने के लिए। जावा के अंदर इनबिल्ट इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर है। फाइन, तो जब आप जावा का कोई भी कोड बनाते हो तो उसको हम सेव करते हैं डॉट क्लास के नाम से, ठीक है। और जैसे ही तुम उसको डॉट क्लास के नाम से सेव करते हो और वो इंटरप्रेटर से होके गुजरता है तो वो इंडिपेंडेंट बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं जेबीसी, जावा बाइट कोड। फाइन, और ये बिल्कुल भी मशीन इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि अगर तुमने यही प्रोसेस मैक में किया है तो भी जावा बाइट कोड ही बनेगा, अगर तुमने एंड्रॉयड पे किया है तब भी जावा बाइट कोड ही बनेगा, अगर तुमने विंडोज पे किया है तो भी जावा बाइट कोड ही बनेगा, अगर तुमने लिनक्स में प्रोग्रामिंग करी है तब भी जावा बाइट कोड ही बनेगा। यानी कि जावा बाइट कोड जैसे ही बना इंटरप्रेटर से होके, तो वो जावा बाइट कोड जो है वो वेब पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और फाइनली इंटरप्रेटेड होगा किसके द्वारा? एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम मशीन बोलते हैं, वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन। और इस जावा वर्चुअल मशीन ही एक ऐसा कारण है जो कि हमारे जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। सबसे पहले जो बेस है, जो डॉट क्लास फाइल है, वो फिर बाद में लास्ट में डॉट जावा में कन्वर्ट हो जाती है बाइट कोड पे जाने के बाद। फाइन, तो जो JVM है, दैट इज पर्टिकुलरली अ सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड अ मशीन, अ वर्चुअल मशीन। प्लेटफॉर्म पे तुम्हारे बाइट कोड को रन करा सकता है, और बाइट कोड अपने आप को कंपैटिबल बना चुका होता है। बाइट कोड अपने आप में एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन अब उसको रन कराने के लिए एक इंटरप्रेटर भी चाहिए। दैट पर्टिकुलर इंटरप्रेटर इज कॉल्ड वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो दो कंसेप्ट्स तुमने पढ़े। व्हाट इज जावा बाइट कोड, which is platform independent itself, how it is generated, and what is Java virtual machine. Fine, then move to the next point, which is called simple. So Java is designed to be easy to learn if you understand the basics concepts of OOP Java, yani object oriented programming Java. It would be easy to master. ठीक है, अब ये सिंपल इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट अगर आपका सी प्लस प्लस का, जैसा मैंने बोला कि अगर आपने पहले पढ़ा हुआ होता तो ये आपको इतना बेसिक समझाने का जरूरत ही नहीं होता। सीधा आपको सिंटेक्स बताते और ये बताते कि देखो आप सी प्लस प्लस में ऐसा करते थे और जावा में आप ऐसा करोगे। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि देखो, जब आपने सी पढ़ा हुआ होता है और आपको सी प्लस प्लस पढ़ाया जाता है तो शुरू में आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट नहीं बताया जाता है। सी प्लस प्लस में भी आपको सिर्फ बताया जाता है कि जहां पे तुम प्रिंटफ यूज करते थे वहां पे सी आउट यूज करना, और जहां पे तुम स्कैनफ यूज करते थे वहां पे सी इन यूज करना इन सी प्लस प्लस। फॉर प्रिंटफ यू हैव टू यूज सी आउट, फॉर स्कैनफ यू हैव टू यूज सी इन, दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दैट द लॉजिक विल बी सेम, द सिंटेक्स विल बी सेम, everything will be same apart from header files. Fine, so दिस इज द मेन कंसेप्ट जहां पे आप इसको सिंपल बना सकते हो। तो जैसे ही आपने वो क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर कर लिया, इट इज वेरी इजी टू कोड इन जावा एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। फाइन, द नेक्स्ट इज सिक्योर। सिक्योर क्यों है? तो
मैंने आपसे जो डिस्कस किया था ये सिक्योर इसलिए है क्योंकि जो एंटीवायरसेस होते हैं उसकी कोडिंग जावा में होती है, जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं उसकी कोडिंग जावा में होती है। तो आप इस स्लाइड पे देखो, विद द जावा सिक्योर फीचर्स इट enables to develop virus free, tamper free system. Authentication techniques are based on public key encryption. तो पब्लिक की इंक्रिप्शन पे हम बाद में आएंगे। फाइन, जैसा मैंने आपको पहले बोला कि पब्लिक की इंक्रिप्शन में ये है कि जो भी तुम क्लास बनाओगे उसके बाद कोई भी कोड उस क्लास के बाहर नहीं लिखा जाता है जावा में। सो इट इज इनकैप्सुलेटेड, इट इज एब्स्ट्रैक्ट। फाइन, जो इंफॉर्मेशन है वो हिडन होते हैं, सोर्स कोड जो होता है वो हिडन होता है। तो एप्लीकेशन यूजर कुछ भी उसमें टैंपरिंग नहीं कर सकता है। टैंपरिंग नहीं कर सकता है तो डेफिनेटली वो सिक्योर है। ठीक है, वायरस फ्री है, उसमें वायरस जो है उसको कोई अफेक्ट नहीं कर सकता है, तो डेफिनेटली वो सिक्योर है ना। इट इज सो कॉल्ड एंड मोस्ट प्रोबेबली इन मेनी केसेस इट्स ट्रू आल्सो, अपार्ट फ्रॉम द एक्सेप्शंस, कि जब तुम लिनक्स में काम करते होगे, जब आपने किया भी होगा, तो वो ओपन सोर्स भी है और उसमें पेन ड्राइव को आपको स्कैन करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो आई मीन इट इज वायरस फ्री एज इट इज टोल्ड। फाइन, तो जावा भी वैसा ही है। ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन पब्लिक इंक्रिप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट पब्लिक की इंक्रिप्शन, पॉइंटर्स जो है वो यूज नहीं होते, तो कॉल बाय रेफरेंस जो है वो भी यूज नहीं होता। कॉल बाय रेफरेंस यूज नहीं होगा तो अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ नॉन मेंबर फॉर द पर्टिकुलर क्लास वुड नॉट बी entertained, would not be activated, would not be permissioned. Fine. So this is the basic concept for security. Apart from that pointer application, then the thing is architecture neutral. What is that neutral means? Neutral means कि मैं biased नहीं हूँ। जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो तुमको कुछ ज्यादा ना पढ़ा दूँ, पिछले वाले बैच को थोड़ा कम ना पढ़ा दूँ। So this is called neutral. Fine. So we have go through with the uniform flow. तो जावा न्यूट्रल क्यों है? आप पहले इस स्लाइड को मत पढ़ना, आप ये सोचो कि अभी मैंने ऐसा क्या बताया था आपको जिससे ये पता चलता है कि जावा जो है वो न्यूट्रल है। बताओ, सोचो, अब बताना आप खुद ही कि आपको रिकॉल कर पाए हो या नहीं, ये खुद सोचना। आपको याद है मैंने अभी बताया है जावा वर्चुअल मशीन और आर वेरी न्यूट्रल थिंग, both are very neutral thing. Fine. So what happened basically is कि जब तुम जावा बाइट कोड बनाते हो, फाइन, तो तुम एक आर्किटेक्चर जो है उसका, उसके प्रोग्रामिंग मॉडल का, वो भी एक न्यूट्रल वे में बनाते हो। जैसे देखो इसमें लिखा है, फर्स्ट गो थ्रू विद इट नाउ। जावा कंपाइलर जनरेट्स एन आर्किटेक्चर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट। That object file format is dot class, fine, which is Java bytecode JVC, which makes the compiled code executable on many processors. If it is executable on many processors with presence of Java runtime system, तो इसमें दो कंसेप्ट हमेशा याद रखना। जावा के पास इनबिल्ट इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों है। इंटरप्रेटर क्या काम करता था? जावा वर्चुअल मशीन जो है वो एज एन इंटरप्रेटर काम करके और किसी भी एनवायरनमेंट में उस प्रोग्राम को रन कर देता था जावा रन सिस्टम के प्रेजेंस में। और कंपाइलर क्या करता था? जावा का कंपाइलर जो है वो डायरेक्ट कंपाइल नहीं करता था, कंपाइलर उसको जावा बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता था। वंस इट इज अ बाइट कोड, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वेब with the help of Java virtual machine, which is not actually a machine, which is a software only. Fine. तो जे जावा बाइट कोड और जावा वर्चुअल मशीन, ये कंसेप्ट है जो कि इसको आर्किटेक्चर न्यूट्रल बनाता है, जो कि इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी बनाता है। अब हम आते हैं पोर्टेबल पे। ठीक है, पोर्टेबल में ये क्या बोल रहा है, जो कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही तुमको बताया था। Being architecture neutral and having no implementation dependent aspects of the specification makes Java portable. ठीक है, जो इसका आर्किटेक्चर न्यूट्रल होता है, जो बाइट कोड जनरेट होता है मशीन कोड,
उसको आप क्या करते हो, कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म किसी भी इन्वायरमेंट में रन हो जाता है, उसमें किसी भी स्पेसिफिकेशंस की जरूरत नहीं होती। तो जो कंपाइलर होते हैं या फिर जो भी साउंड ड्राइवर्स होते हैं या कुछ भी, वो सारे सी में कोड होते हैं, ठीक है। सो इट्स रिटन इन ANSI C also, Java compiler, with the clean probability boundary which is a POSIX subset। ये POSIX subset और प्रोबेबिलिटी बाउंड्री ये सब हम आगे देखेंगे जब पढ़ेंगे, तो अगर जरूरत हुई तो, ठीक है। अभी आपको पोर्टेबिलिटी जानना है, पोर्टेबिलिटी हमने एक्सप्लेन किया है। फिर आता है रोबस्ट सी। जब हम सी की बात करते थे ना और उसके फीचर्स लिखते थे, तब भी हम लिखते थे इट इज रोबस्ट लैंग्वेज, बट जावा इज मच मच मोर सिक्योर एंड रोबस्ट देन सी एंड C++। so it's written here, Java makes an effort to eliminate error prone situation by emphasizing mainly on compile time error checking and runtime checking। fine। तो रोबस्ट ये इसलिए है कि जो भी एरर प्रोन सिचुएशंस हैं वो रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि एरर प्रोन सिचुएशंस कब होंगे, जब कोई टैंपरिंग होएगी, जब वो वायरस से अफेक्टेड होएगा। तो टैंपरिंग तो हो नहीं सकती, सारी कोड जो है वो क्लास के अंदर है, तो इस कारण से ये जो है रोबस्ट लैंग्वेज होता है एज कंपेयर टू सी एंड C++ एंड मेनी अदर्स। फाइन। सिक्योर होता है, पोर्टेबल होता है। Now there was a concept called multi-threading which I have discussed with you also। So it's called multi-threaded। So सबसे पहले आपसे अगर कोई पूछेगा तो वो ये पूछेगा कि what is multi-threading, ठीक है। multi-threading होता क्या है, and what is threading actually, what are threads। तो थ्रेड जो होते हैं वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जावा के, जैसे मैक्रोज जो होते थे सी में, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते थे, छोटे छोटे ब्लॉक्स प्रोग्राम के। तो यहाँ पे थ्रेड का मतलब है प्रोग्राम्स, टास्क बोल लो उनको, स्मॉल टास्क, ठीक है। अब समझते हैं इसको, यानी कि मल्टीटास्किंग। विद जावा मल्टी थ्रेडेड फीचर it is possible to write programs that can be performed many tasks simultaneously। This design feature allows the developers to construct interactive applications that can run smoothly। The point is, इट्स मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि कंकरेंटली साइमल्टेनियसली जो है ना, बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो सकते हैं, रन हो सकते हैं, तुम उनको लिख सकते हो, कंपाइल कर सकते हो। तो ये तो तुमने पहले ही पढ़ लिया था कि इसका जो डिजाइन फीचर है वही न्यूट्रल है। जब वही न्यूट्रल है तो डेफिनेटली अगर वो न्यूट्रल है तो मल्टी थ्रेडिंग इज पॉसिबल, मल्टीटास्किंग इज ऑप्टेड। फाइन। तो अगर ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं तो डेफिनेटली जो डेवलपर है वो अपने एप्लीकेशंस को ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकता है, बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है, बहुत सारे फीचर्स एक साथ अप्लाई कर सकता है, बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ कॉल कर सकता है। फाइन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इंटरप्रेटेड, which is a very important aspect of Java। See, I told you na, Java bytecode, fine, JBC। So Java bytecode is translated on the fly to native machine instruction and is not stored anywhere। ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्टोर नहीं होता जावा बाइटकोड। और जो भी नेटिव मशीन होते हैं इंस्ट्रक्शंस के, ये उस पे कंपैटिबल हो जाता है, ये अडेप्ट कर लेता है उस एनवायरनमेंट को और ये कोड अपने आप को रन करवा लेता है। Fine, it's just because of Java bytecode and interpreter, inbuilt interpreter in the Java system, and is stored anywhere। The development process is more rapid, ये बड़ा ही prompt होता है, rapid होता है, fast होता है, and analytical, since the linking is an incremental and lightweight process। तो ये जो है लिंकिंग कि आप जो इंटरप्रेटर को और कंपाइलर आपस में कंपैटिबल होके आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, वो बड़ा ही लाइट वेट प्रोसेस होता है। मतलब ज्यादा ना मेमोरी कंजप्शन करता है, ना ज्यादा आपका टाइम लेता है। इट इज आई मीन डन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आल्सो। so that's the main reason Java is better than many other languages in all aspects। fine। then there is high performance। अब इतने सारे फीचर्स जिसमें होंगे वो हाई परफॉर्मेंस तो होगा ही होगा। with the use of just-in-time compiler, Java enables high performance। What is distributed part? Java is designed for the distributed environment of the internet। चूंकि ये वेब एप्लीकेशंस पे यूज होता है, इसका वेब वर्जन पे बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, तो दैट्स व्हाई इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जो जावा बाइटकोड है वो भी वेब के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, that's why it is distributed। so there are lots of things which makes Java distributed, because its environment is distributed, neutral, non-uniform,
The last thing is dynamic. So you have gone through with the static and dynamic part, और बाकी जो static और dynamic memory allocation है वो तुमने पढ़ा था array और stack के अंदर. Stack जो था वो dynamic memory allocation था, array जो था वो static memory allocation था. Once the size is fixed, it cannot be changed. Stack में run time और compile time पे size change होता था. That's why it was dynamic. Similarly, यहाँ पे Java is considered to be more dynamic than C and C++. Obviously, इतने सारे features जिसमें होंगे और जो इतनी adaptability और compatibility रखता होगा वो definitely dynamic होएगा, since it is designed to adapt to an evolving environment. ठीक है, जो हमने अभी आपके डिस्कस करा वही हम यहाँ पे बता रहे हैं कि it is designed to adapt. ये अपने आप को या तो कंपैटिबल कर लेता है या अडेप्ट कर जाता है जो भी इन्वायरमेंट में इसको डालो, whether it is Mac, whether it is Linux, whether it is Windows operating system. Java programs can carry extensive amount of runtime information that can be used to verify and resolve accesses to object on a runtime. Fine. चूंकि इतने सारे टोटली ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है ये, तो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स इसमें क्रिएट होंगे कि एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ रन टाइम इंफॉर्मेशन इसके पास होता है. ठीक है, और इट कैन बी यूटिलाइज टू वेरीफाई, और जो ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस करेंगे विद इन द क्लास और आउटसाइड द क्लास वो भी रन टाइम पे ही हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच डायनेमिक. फाइन, it has to be done in the runtime only, so there is no point in discussing this. Now there is a thing, history of Java, which we have discussed earlier also. James Gosling was the man who developed this in 1991. और जब उन्होंने ये डेवलप किया, they were sitting in a coffee shop and sitting under a tree called oak. Fine. So initially they उन्होंने पहले जो है वो ये सोचा कि इसको oak नाम देते हैं इस लैंग्वेज को. लेटर ऑन उनको ये पता चला कि ओक जो है वो पहले से रजिस्टर्ड है, तो फिर उन्होंने सोचा कि ग्रीन नाम देते हैं. ठीक है, लेकिन अब ग्रीन भी उनको मजा नहीं आया. फिर उनको पता चला कि ये कॉफी शॉप के शॉप पे बनी है, तो इंडोनेशिया में कॉफी ट्री होती है एक जावा नाम की, तो उस नाम के ऊपर इन्होंने जावा जो है इसको रीनेम कर दिया. ठीक है, और ये सन माइक्रो सिस्टम ने ओन किया हुआ था, बट इन 2012 इट वाज ओन्ड बाय Oracle Corporation, that we all know. Fine. तो अब सन माइक्रो सिस्टम सर्टिफाइड होता था पहले, अब Oracle सर्टिफाइड होगा. जो भी जावा का डेवलपर होएगा और सर्टिफाइड डेवलपर बनेगा. फाइन. So these are some concepts. पहला जो उसका वर्जन था वो रिलीज हुआ था, फर्स्ट वर्जन 1.0 इन 1995, और ये प्रॉमिस किया था, इसने दावा ये किया था कि जस्ट कोड वंस, राइट वंस एंड रन एनीवेयर, व्हिच इज वेरी मच ट्रू. नाउ द concept is tool you need to have while installing Java. तो आप तो चलो, या मैं आपको पढ़ाऊंगा या आप पढ़ोगे, ऑनलाइन कंपाइलर यूज करेंगे. ठीक है ना, लेकिन इट इज नॉट इनफ कि हम वो ऑनलाइन कंपाइलर ही यूज करें. तो आपको ये इंस्टॉल करना भी आना चाहिए. तो सपोज इफ वी आर डूइंग इट, इंस्टॉलिंग इट ऑन लिनक्स और विंडो, देन वी नीड अ ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स और विंडो, then Java JDK is needed. Fine. And when you are using JDK, it is open source, and for JDK you need to have, there are lots of editor available. For IntelliJ IDEA, IntelliJ IDEA is a very good editor, so you need to download those and install those. Fine. So when we consider a Java program, it is defined as a collection of objects. Fine. We are only reading that only since beginning. When we are talking about Java program, it is defined as collection of objects for sure that communicate via invoking to each other's method. और जो ऑब्जेक्ट होगा वो मेथड और फंक्शन, डेटा और मेथड का कलेक्शन होता है. फाइन. तो जितने भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एज अ क्लास जो है वो आप जानते हो उसको. लेट्स
now briefly look into what do class, object, method and instances variable mean. Fine. अब हम ये चारों देखते हैं. सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं. यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने क्या बताया, इसने इसको थोड़ा और डिटेल में बताया जिससे तुम रिलेट कर पाओगे और समझ जाओगे कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ. ऑब्जेक्ट्स के पास स्टेट्स और बिहेवियर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स में क्या होगा कि जो फीचर्स होते हैं उसके पास, जो फिजिकल फीचर्स होंगे, नेम होगा, रोल नंबर होगा एंड सो ऑन. फॉर एग्जाम्पल अ डॉग हैज अ स्टेट, कलर, नेम, ब्रीड एज वेल एज बिहेवियर. तो बिहेवियर में क्या आ जाएगा, सच एज वैगिंग देयर टेल, पूंछ हिलाना, बार्किंग, ईटिंग. और जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा ही इज एन इंस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. फाइन, एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. तो जो ये बिहेवियर और जो ये स्टेट है वो डेफिनेटली एग्जाम्पल है डॉग के, जिसको अपन क्लास बता रहा है. फाइन, इट इज लाइक पेरेंट एंड फीचर और suppose entity and feature. There is a difference between entity. If you will go through with DBMS, you will read entity word, and then you will realize then what is the difference between entity and object. ऐसे literally meaning दोनों का same ही है और both are same only. थोड़ा सा फर्क है, वो अभी अपने को नहीं जानना, जब जानना होगा तब बता दूंगा. Then there is a class. So what is class? Let's see. A class can be defined as a template or blueprint that describe the behavior and state of the object of its type support. ध्यान रखना, of its type support, ये साफ साफ बता रहा है. That's why I have told you in the beginning only that the class is a collection of similar type of objects. Whether it is coming from different sources, I mean they are, I mean different in behavior or states, but they belong to that class. They are of similar objects only. So an object is called instance of the class. Fine. So it's called blueprint. वो एक blueprint है class, और class ही describe करेगा उस object का behavior और state. तो जितने भी behavior और state होंगे उस class का, उसको decide करेगा class. Satyam, you have asked platform independent. Satyam, you can unmute yourself. Satyam, are you there? Have you understand platform independent, Satyam? Okay, perfect. Thank you. Fine. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब कि कहीं पे भी रन करा लो, ठीक है ना, कहीं पे भी कोड करो, पेन ड्राइव में लो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाओ और कहीं पे भी रन कराओ. दैट्स पोर्टेबिलिटी, दैट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एंड दैट्स इट. नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज मेथड. तो जो ऑब्जेक्ट होगा ना, वो तुम्हारा जो क्लास होगा, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट था, उसके पास हमेशा स्टेट और बिहेवियर होता है. क्लास जो है वो स्टेट और बिहेवियर को कंटेन करता है, उसका सारा इंफॉर्मेशन क्लास के पास होता है. एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज बिलोंग्स टू अ क्लास इन जावा. मेथड जो होता है, दैट मेथड इज बेसिकली अ बिहेवियर. फाइन. We have to make a functions, we have to make a lots of functions for a particular object. उस ऑब्जेक्ट के हर बिहेवियर को, उस ऑब्जेक्ट के हर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमारे को मेथड या फंक्शन चाहिए, ठीक है. तो फंक्शन डॉट ओबीजे, ओबीजे डॉट फंक्शन, ओबीजे डॉट फंक्शन. तो ऑब्जेक्ट के को जो भी एक्सेस करना है तो हम फंक्शन के थ्रू उसको कॉल करते हैं. फाइन. जैसे सपोज करो अनिल डॉट मार्क्स. तो अनिल जो है वो फंक्शन है और मार्क्स जो है उसका बिहेवियर है, और या फिर उसका जो है वो स्टेट है, और उसको हम जो है वो बोल रहे हैं कि उसके मार्क्स को डिस्प्ले करो. तो दैट फंक्शन नेम शुड बी देयर ऑलवेज. तो अ क्लास कैन कंटेन मेनी मेथड्स. फाइन. अ क्लास कैन कंटेन मेनी फंक्शंस, एज सिंपल एज दैट. इट इज इन मेथड्स वेयर लॉजिक्स आर रिटन. उस फंक्शन के अंदर सारे लॉजिक्स लिखे जाएंगे. फाइन. जब तुम फंक्शन C++ में या C में भी कॉल करते थे, तो जब उस फंक्शन को, मान लो एडिशन का फंक्शन है, तो जैसे ही तुमने फंक्शन ऐड कॉल किया तो उसके अंदर तुम कोड करके रखते थे पहले से ही C = A + B.
तो वो a प्लस बी को ऐड करके c में करता था और फिर रिटर्न कराते थे उस फंक्शन को, और वो c को डिस्प्ले करता था. दैट्स द सेम थिंग विल बी डन, बट इट विल बी डन विद इन द क्लास टू मेक इट सिक्योर, टू मेक इट पोर्टेबल, टू मेक इट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. फाइन. तो जावा का सिंटेक्स ही यही है कि क्लास के बाहर कोई चीज आपको लिखना ही नहीं है. तो इट इज इन मेथड, इस मेथड को तुम फंक्शन समझ लो. इट इज इन फंक्शन वेयर द लॉजिक्स आर रिटन. उस फंक्शन के अंदर ही सारे लॉजिक्स होंगे, और जो डेटा होगा, जो स्टेट होगा, वो मैनिपुलेट होगा. इसके इतने मार्क्स हैं, इसके मार्क्स में 10 नंबर और ऐड किया जाए तो डेटा इज गेटिंग मैनिपुलेटेड ना, एंड ऑल द एक्शंस एग्जीक्यूटेड. जैसे ही वो फंक्शन कॉल होगा, उसके सारे ऑब्जेक्ट्स का डेटा जो है उस फंक्शन के द्वारा डिस्प्ले कर दिया जाएगा. फाइन. इट इज वेरी इजी ना. Now the last thing is instance variables. Each object has unique set of instance variables. Unique set of instance variables से क्या समझते हो? जैसे मान लो कि तुम्हारे क्लास में अनुराग या अर्चित नाम का 2 स्टूडेंट है या 5 स्टूडेंट है, तो we cannot make a function with the same name. Fine. If we are calling that function, many ambiguity will be occur. है ना? Confusion आएगा, और वो किसी को कभी कॉल करेगा, किसी को कभी कॉल करेगा या नहीं करेगा, एरर देगा, कहेगा देयर आर 2 फंक्शन विद द सेम नेम, गार्बेज वैल्यू दे देगा. तो वी नीड टू हैव अ यूनिक सेट ऑफ इंस्टेंट वेरिएबल ताकि कोई क्लैश ना हो. एन ऑब्जेक्ट स्टेट इज क्रिएटेड बाय वैल्यू असाइंड टू दिस इंस्टेंस वेरिएबल. तो ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है, जो बिहेवियर और स्टेट होता है, तो जो फंक्शन का स्टेट है वो कौन डिसाइड करता है? स्टेट में हमने क्या पढ़ा था ऊपर देखो, फंक्शन स्टेट, कलर, नेम यानी कि मार्क्स, एनरोलमेंट आईडी. इट शुड बी, आई मीन, डिफरेंट, इट शुड बी यूनिक, इट शुड बी different for all students. So object state can be created by the value assigned to these instance variables. Fine. So these are the basic things we need to have. हमने इंस्टॉलेशन पढ़ा ऑनलाइन टून के अलावा. आप इक्लिप्स भी डाउनलोड कर सकते हो eclipse.org से. उस पे भी जावा जो है वो रन करता है. देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म. जेडीके डाउनलोड कर लो, उसके बाद आप इंटेलिजे आइडिया यूज कर लो एज एन एडिटर, फिर चला लो. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर लो, लिनक्स पे कर लो यूज, विंडोज पे कर लो, मैक पे कर लो, कोई इशू नहीं है. तो हमने आज यहाँ पे इतना ही पढ़ा, और ये जब पूरी फाइल खत्म होगी आज और कल की, तो मैं तुमको ये शेयर कर दूंगा ग्रुप में या फिर चॉकपैड पे. फाइन. तो हर क्लास के बाद शेयर करूंगा. और कल एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जो है वो देखेंगे कि अगर हम C++ में बनाते तो कैसे बनाते. सी का तुमको पता है, और जावा में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे. फाइन. और बेसिक सिंटेक्स वगैरह मैंने लास्ट क्लास में भी शायद नहीं बताया था, तो लेट इट बी. आप लोग जो है वो कोड क्वेश्चन का आपको मिल गया होगा डिटेल, तो कोड क्वेश्चन का एक बार कर लो, और ये चीजें जो है वो हम कल देखते हैं. एंड let me know if there is any doubt. Whatever we have gone through with, I will happy to clear your doubt. So just let me know. कल हम C++ और जावा में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, वो भी देख लेंगे, कोई इशू नहीं है. You can post your question, or you can unmute yourself and ask me if there is any kind of question, small or big. I would love to answer you. दूसरी बात ये कि अभी 1-2 दिन की बात है, फिर सारे बच्चों के क्लास जो है वो हम सुबह ले लेंगे या शाम को ले लेंगे 2:30 बजे एक साथ ही, ताकि जो कोई क्वेश्चन हो या हो तो हम ज़्यादा टाइम दे पाएँ. फाइन. लेकिन अभी 2-3 दिन 4 दिन कर लो, क्योंकि कल के बाद तो फिर मंडे को मिलेंगे हम. So guys, any question? Any doubt? Whatever we have gone through with, you have 2 minutes. Just go through with it and ask me if there is any kind of question. Otherwise start practicing or open the basics learning through code quotient. Fine. That's all we are having for today. Let's move to the code quotient section, and let me know if there is any doubt. Fine. I'm waiting for your questions. If there is no any question, I'll be log out.
Okay, fine. I'm logging out. You can ask me tomorrow also. Thank you.